ओम 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 किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश वीडियो रुक गया है, ठीक है, इसलिए इसको बीच में ही रुकना पड़ा है, तो फिर से दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। और ये संसद से संबंधित जो भी तथ्य है उसको देख रहे थे संसद से संबंधित तथ्य को देख रहे थे, जिसमें हम यहाँ तक किए हैं, फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। ये और ये लगभग मेरा ये लगभग 111 पेज नंबर के है, और फिर 111 से 114 तक देखते हैं, ठीक है। और ये लगभग ये अब 7वां वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये 7वां वीडियो हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। संसद सत्र। सामान्य वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी मई में, फिर मानसून सत्र होते हैं जुलाई सितंबर में, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होते हैं। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक साल में 3 सत्र चले, यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय समय पर सत्र हेतु समय जारी करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय समय पर सत्र हेतु समय जारी करता है। सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है शून्यकाल का काम। संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार की देन है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारतीय नवाचार की देन है। अनौपचारिक साधन के रूप में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं शून्यकाल में। अनौपचारिक साधन के रूप में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं शून्यकाल में। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है 12 से 1 बजे तक के बीच में। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच में। प्रस्ताव में विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, निंदा प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव आता है, विश्वास प्रस्ताव आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के प्रकार क्या है? विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, निंदा प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव आता है, विश्वास प्रस्ताव आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव आता है। संसद के वित्तीय समितियाँ। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। कार्य सरकारी खर्च में मितव्ययिता, संगठन कुशलता एवं प्रशासनिक सुधार करना है। प्राक्कलन समिति का कार्य है सरकारी खर्च में मितव्ययिता, संगठन कुशलता एवं प्रशासनिक सुधार करना। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति को की जुड़वा बहन है लोकलेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति का उपनाम लघु लोकसभा है। लोकलेखा समिति का उपनाम लघु लोकसभा है। लोकलेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकलेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनता है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनता है। राज्यसभा सदस्यों का मताधिकार नहीं है लोकलेखा समिति में। लोकलेखा समिति में राज्यसभा सदस्यों का मताधिकार नहीं है। लोकलेखा समिति का कार्य के प्रतिवेदनों की जांच करता है, विनियोग लेखाओं की जांच करता है। यह अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। लोकलेखा समिति का कार्य है लोकलेखा समिति के प्रतिवेदनों की जांच करता है, विनियोग लेखाओं की जांच करता है। लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। अब सरकारी उपक्रम समिति के में 22 सदस्य होता है, 15 + 7। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है सरकारी उपक्रम समिति का। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता सरकारी उपक्रम समिति का। कार्य है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की एवं इन पर की रिपोर्ट की जांच करना। सरकारी उपक्रम समिति का कार्य है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की जांच एवं इन पर रिपोर्ट तैयार करना। इन पर की रिपोर्ट तैयार करना। संविधान संशोधन। सामान्यतः 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा,
और अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत द्वारा प्लस में संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधान मंडल द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान शोधन समानता 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत है और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संस्तुति द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संयुक्त बैठक में नहीं। राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य होगा। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य होगा। साधारण बहुमत है, यह अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। साधारण बहुमत, यह अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 द्वारा पारित होता है साधारण बहुमत। कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 द्वारा पारित होता है साधारण बहुमत है। इसमें शामिल विषय है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। साधारण बहुमत में आता है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन करना। साधारण बहुमत में आता है राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन करना, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करना। साधारण बहुमत में आता है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करना। साधारण बहुमत दूसरी अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में दिया गया साधारण बहुमत क्या है? उच्चतम न्यायालय में औसत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, साधारण बहुमत है। उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है, बढ़ा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन से कर सकता है साधारण बहुमत के द्वारा के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन आता है साधारण बहुमत में। 6ठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है साधारण बहुमत के द्वारा। 6ठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है साधारण बहुमत के द्वारा। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा शामिल विषय है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। शामिल विषय है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों में संबंधित नहीं है का संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित और आधे राज्यों की विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिली हो, इसके तहत संशोधित किया जा सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य का कार्यकारिणी की शक्तियों का विभाजन। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित और आधे राज्यों विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनके मंजूरी मिली हो, इसके तहत संशोधित किया जा सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विभाजन। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। वस्तु और सेवा परिषद। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 स्वयं है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन। वस्तु और सेवा का कर परिषद। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 में दिया गया है। संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 में दिया गया है। विनियोग विधेयक द्वारा धन निकासी किया जाता है संसद निधि से। विनियोग विधेयक द्वारा धन निकासी किया जाता है संचित निधि से। विनियोग विधेयक में देरी पर लेखानुदान द्वारा
लेखानुदान द्वारा प्राप्त किया जाता है। विनियोग विधेयक में देरी पर लेखानुदान द्वारा प्राप्त किया जाता है संचित निधि से रुपया। इस भारित व्यय है संचित निधि। भारित व्यय है भारत के वेतन एवं भत्ता एवं वेतन व्यय संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता एवं अन्य व्यय संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिया जाता है संचित निधि से। राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते दिया जाता है संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन दिया जाता है संचित निधि से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन दिया जाता है संचित निधि से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन दिया जाता है संचित निधि से। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है संचित निधि से दिया जाता है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचायत संचित निधि से दिया जाता है। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित हो संचित निधि से दिया जाता है। कोई अन्य प्रकार व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित हो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। संचित निधि दिया गया अनुच्छेद 266 के 1 में। आकस्मिक निधि भारत की आकस्मिकता एक्ट 1950 द्वारा गठित किया गया आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिकता एक्ट 1950 द्वारा गठित किया गया आकस्मिक निधि। कार्यपालिका के व्यवधान है आकस्मिक निधि। कार्यपालिका के व्यवधान है आकस्मिक निधि। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में आया और आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में आया संयुक्त बैठक के द्वारा। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के लिए, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 के लिए 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के लिए। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषा दिया गया धन विधेयक का। अनुच्छेद 110 में परिभाषा है धन विधेयक का। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है धन विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है, हस्ताक्षर या रोक सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है, हस्ताक्षर या रोक सकता है। वित्त विधेयक 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक भाग 1 है अनुच्छेद 117 1 के तहत है। धन वित्त विधेयक भाग 1 अनुच्छेद 117 के 1 के तहत है। वित्त विधेयक 2 द्वितीय अनुच्छेद 177 के 3 के तहत है। वित्त विधेयक द्वितीय अनुच्छेद 177 के 3 के तहत है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृति होने पर, विधेयक संशोधन को दूसरा सदन मानने से असहमत हो, दूसरा सदन 6 महीनों से ज़्यादा समय तक विधेयक रोके हो। 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृति पर, विधेयक संशोधनों को दूसरा सदन मानने से असहमत हो, दूसरा सदन 6 महीने से ज़्यादा समय तक विधेयक रोके रखे हो तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति करता है। साधारण विधेयक या धन विधेयक पर आहूत होता है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या धन विधेयक पर आहूत नहीं होता है। संयुक्त बैठक कोरम 1/10 होता है दोनों सदनों की कुल संख्या का। संयुक्त बैठक का कोरम होता है कुल सदस्य 1/10 दोनों सदनों की कुल संख्या का। कार्यवाही संचालन लोकसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा होता है। संयुक्त बैठक का कार्यवाही संचालन लोकसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा होता है। उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होता है। उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होता है संयुक्त बैठक में। इस तरह से ये लगभग 7वां वीडियो था जो ख़त्म हो चुका है और इसमें लगभग 111 से लेकर 114 तक के तथ्यों को देखे हैं और ये संसद से संबंधित तथ्यों को देखे हैं।
जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये द ऑफिसर्स एकेडमी का जो नोट्स था पॉलिटी का, उससे वीडियो बना है लगभग 7 वीडियो में, पूरा वीडियो ख़त्म है। और ये सभी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।